हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम चर्चा करने वाले हैं और परिचर्चा करने वाले हैं बोर्ड का जो एग्जाम का पेपर था 2023 बोर्ड के एग्जाम में जो आपका प्रश्न आया था अंतिम खातों से, उस प्रश्न का आज हम करेंगे सॉल्यूशन। और बेटा मैं इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा 2023 में बोर्ड में जो अंतिम खातों यानी कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया था वो करें, 2022 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, 2021 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, 2020 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। यानी कोशिश करेंगे 4-5 साल के पिछले साल के हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो उससे फायदा ये होगा, एक तो हमें ये पता लगेगा कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर हम 5 साल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यानी कि बहुत ज्यादा संभावना है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले साल में पूछे जाएं, या यही वाली जो एडजस्टमेंट है वो आने वाले पेपर में आपके पास आएगी। तो आज की क्लास में हम 2023 यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में जो फाइनल अकाउंट अंतिम खातों का प्रश्न था उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको कराऊंगा। साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊंगा भी। तो चूंकि ये मेरा हमेशा वादा रहता है कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, साथ ही साथ जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं कराता रहूंगा। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट अंतिम खाते समायोजन सहित करा दो। तो बेटा मैं यहाँ आपको कराऊंगा भी और समझाऊंगा भी, लेकिन थोड़ी सी बेटा एक ये समझ लो, यहाँ ड्रॉबैक ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अंतिम खाते बिल्कुल भी बनाने नहीं आते, उन्हें बेटा ये जो मैं आज समझा रहा हूँ जो मेरी क्लास है, उन्हें थोड़ी सी बेटा यहाँ पर दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आपको अंतिम खाता का बिल्कुल भी फॉर्मेट नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन आपको थोड़ा सा भी फॉर्मेट आता है, आपने मेरी पुरानी 1 या 2 क्लास देख रखी है जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाता बनाना सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था और बैलेंस शीट सीखी थी। अगर आपको हल्का सा नॉर्मल सा भी मीनिंग पता है कि व्यापारिक खाता कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, तब आप ये 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ जाओगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए देखते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर में किस तरह की चीजें आपके पास आई थी और क्या क्या एडजस्टमेंट थी, क्या क्या समायोजन थी। चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों को ही समझ में आएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, हमें कैसे समझ में आएगा। बेटा मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा इंग्लिश में ही कराता हूँ। और कहोगे सर तो हम तो हिंदी मीडियम के हैं, बेटा मैं सारी बातें हिंदी में ही बोलता हूँ। तो बिल्कुल नहीं घबराना, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी कंप्लीट ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और आपको हल्का सा भी फाइनल अकाउंट अंतिम खाते का हल्का सा भी टचअप आपको आता है तब आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या एडजस्टमेंट थी, हर एक एडजस्टमेंट के बारे में समझेंगे और उनका सॉल्यूशन में क्या क्या करते हैं वो भी समझेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट जो हमेशा होती ही है कि आपके पास 31 मार्च 2022 को अंतिम रहतियां यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 12,000 रुपए का। सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते हैं, दो काम होते हैं। एक जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके बाय वाली साइड में आता है, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट्स में आता है ना। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी मैं बताऊंगा। वेतन के 800 रुपए देने बाकी है यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करते हैं वो भी सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। दो एडजस्टमेंट बड़ी सिंपल थी। तीसरी, बीमे के 150 पूर्व दत्त हैं। बेटा जानते हो पूर्व दत्त को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड है। क्या है बेटा ये, प्रीपेड। और प्रीपेड का क्या करते हैं उसकी बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा मैं आपको भवन पर 2% और मशीन पर 10% क्या लगाना, हाश लगाना है। डेप्रिसिएशन दे रखा है। अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, सिंपल सा। और उसके अलावा 200 रुपए का कमीशन मिलना बाकी है। तो बहुत ही इजी प्रश्न, इजी सी एडजस्टमेंट है। मैं सारी एडजस्टमेंट आपको कराऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराना। और पूरा क्वेश्चन पेपर बेटा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग से आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पेपर में दे क्या क्या आइटम रखे हैं। पहले हम ये समझते हैं कौन सा आइटम कहाँ पर आता है, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और आई थिंक आपको सबको पता भी है कि कौन सा आइटम कहाँ पर शामिल किया जाता है, एक एक करके। लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा। क्रय की अगर बात करें, सबको पता है क्रय और इसका मीनिंग सबको पता ही है बेटा। अगर नहीं पता तो इंग्लिश में मीनिंग बताता चलूंगा। क्रय को हम क्या बोलते हैं भाई, परचेज। और परचेज कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहां आता है मेरे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट में। आंतरिक भाड़ा, आंतरिक इनवर्ड, और भाड़े का मतलब होता है कैरिज। तो ये कैरिज इनवर्ड है बेटा, क्या है ये, कैरिज इनवर्ड। और कैरिज इनवर्ड भी कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद रखना, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ये आपको पता भी होगा बेटा, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, कैरिज इनवर्ड। विक्रय वापसी,
इसका मतलब क्या है बेटा, विक्रय वापसी। ये कहाँ से घटाएंगे बेटा, हम विक्रय में से घटाएंगे, यानी कि सेल्स में से घटाएंगे, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बीमा आप सभी को पता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। व्यापारिक व्यय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, है ना सर। व्यापारिक व्यय की इंग्लिश क्या होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंस। नाम इनका ट्रेडिंग एक्सपेंस होता है, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं बेटा, है ना। नाम क्या है, व्यापारिक व्यय, पर व्यापारिक व्यय को मत सोचना कि ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, आएंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेतन सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अशोध ऋण, बैड डेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। भवन हमारी संपत्ति है, एसेट्स हुआ। मशीन एसेट्स है। आहरण सबको पता है कैपिटल से माइनस करेंगे, यानी कि लायबिलिटी में आएगा। प्राप्य बिल, प्राप्य बिल को जानते हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीपी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बिल पेबल, और ये भी क्या होती है बेटा, हमारी लायबिलिटी वाली साइड में आता है। नगद, नगद क्या है बेटा, हमारी प्राप्य बिल, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, मैं दोबारा माफी चाहूंगा। प्राप्य बिल, बिलों से जो पैसा प्राप्त होना है, इन्हें बोलते हैं BR, बिल रिसीवेबल। क्या बोलते हैं इन्हें, बिल रिसीवेबल। और इन्हें हम कहां पर लिखेंगे भैया, एसेट्स वाली साइड में। सॉरी मेरे बच्चे, गलती हो गई थी। नगद हमारी एसेट्स होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैश। तो ये कौन सा आइटम कहां पर आएगा, पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर उन्हें लिख कर उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। और फिर से बताऊं बेटा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्रय ट्रेडिंग में आती है, आंतरिक भाड़ा बोलते हैं कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में, बिक्री ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, बीमा सॉरी बिक्री वापसी बिक्री में से घटाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। बीमा प्रॉफिट एंड लॉस, व्यापारिक व्यय प्रॉफिट एंड लॉस, वेतन प्रॉफिट एंड लॉस, अशोध्य ऋण मींस बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस, भवन हमारी एसेट्स है, मशीनरी हमारी एसेट्स है। उसके अलावा आहरण कैपिटल से माइनस करते हैं, लाइबिलिटी वाले साइड में लिखेंगे बेटा, कैपिटल से माइनस करके, है ना। बाकी मैं आपको समझाऊंगा। प्राप्य बिल मतलब बिल रिसीवेबल, और नगद हमारा कैश, और कैश कहां पर आता है बेटा, हमारी एसेट्स में। अब ये साइड देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। पहले अगर हम एडजस्टमेंट भी आपको नहीं आती ना बेटा करनी, बस कौन सा आइटम कहां पर आता है वहां पर लिख कर भी आ जाओगे ना, तो ये मान लो 8 नंबर क्वेश्चन है, 500 आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे बिना एडजस्टमेंट के भी। बिक्री ट्रेडिंग अकाउंट मैं यहाँ लिखता चलता हूँ बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्रय वापसी क्रय से घटाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। कटौती को हम बोलते हैं डिस्काउंट, लेकिन याद रखना, अब ये जो कटौती है, अगर ये कभी डेबिट साइड में आ जाए, इसका मतलब दी है खर्चा, और क्रेडिट में आ जाए तो ये मिली है, तो ये डिस्काउंट रिसीव मानेंगे बेटा, डिस्काउंट रिसीव माना जाएगा। कमीशन चूंकि ये क्रेडिट वाले साइड में दे रखी है, इधर वाले साइड में, तो ये कमीशन रिसीव है बेटा, कमीशन रिसीव है। इस बात को याद रखना है, अगर ये चीजें कभी डेबिट में दे दी जाए तो ये दी होती हैं, खर्चे होते हैं, और अगर कभी ये क्रेडिट में दी जाए तो इसका मतलब ये मिली है। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। अशोध्य ऋणों पर ब्याज, तो प्रावधान, इसे बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे मैं समझाऊंगा बेटा। पूंजी लाइबिलिटी में आएगी, बैंक ऋण लाइबिलिटी में आएगा। लेनदार सब जानते हैं, लेनदार क्रेडिटर्स होते हैं, लाइबिलिटी होती है दे बिल, इसका मतलब होता है बिल पेबल, और ये भी कहां पर आएगा, लाइबिलिटी में। बिक्री सेल्स सबको पता है कहां पर आएगी बेटा, क्रय वापसी, क्रय वापसी इसे क्या करेंगे बताओ, जो क्रय वापसी है वो क्रय से घटा दी जाएगी, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। कटौती, अरे भाई कटौती दोबारा आ गई क्या, ये कुछ गड़बड़ हो गया भाई मुझसे। कटौती 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 400 और जी कटौती 400, तो बेटा आई थिंक मुझे थोड़ी सी यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, बाकी बेटा मैं एक बार देख लूँगा। कटौती और कमीशन, ये बेटा 2 बार लिख देगा ये 2 आइटम, कटौती और कमीशन, क्रय वापसी और ये, हाँ जी बेटा सॉरी भाई, ये 4 आइटम बेटा मुझे धोखे से दोबारा लिखे गए थे, है ना। चलिएगा, तो इतनी बातें आप समझ गए। ये रहा प्रश्न 2023 का, आप चाहो तो इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो 2023 के प्रश्न की। ये बेटा मैंने अपने आप से टाइप किया है, क्योंकि वहां पर जो आता है अगर मैं यहाँ पर शो करता तो थोड़ा ब्लर ब्लर रहता, बाकी आपको अच्छे समझ में आया तो मैंने टाइप करके तब आपके लिए बनाया, तो आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो 2023 के क्वेश्चन पेपर की। करेंगे कैसे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट से। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा सा फॉर्मेट आपके लिए बनाकर रखा है, ताकि थोड़ा सा समझाने में थोड़ी जल्दी हो जाए। सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में 4 आइटम है जो कंपलसरी आने ही होते हैं, जो पुराने बच्चे सब जानते होंगे बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट में 4 आइटम तो कंपलसरी होते होते, बिना कुछ सोचे 4 आइटम लिख दो। एक क्या लिख दो, ओपनिंग स्टॉक, एक क्या लिख दो, परचेज, एक क्या लिख दो, सेल्स, और एक क्या लिख दो,
क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोज ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है बेटा 16,000 रुपए, इसे बोलते हैं ओपनिंग रहतियां। ओपनिंग रहतियां बेटा कितने की थी? 16,000 रुपए की। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ओपनिंग रहतियां बेटा कितने की हैं, 16,000 रुपए की, ये आपने लिख दी है। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है बेटा इसके अंदर? परचेज। परचेज कहाँ पर लिखते हैं बेटा हम? 2 वाली साइड में। ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखते हैं? परचेज। और परचेज से माइनस करते हैं बेटा क्या? परचेज का रिटर्न। क्या माइनस करते हैं बेटा परचेज में से? परचेज रिटर्न। पहला आइटम परचेज लिखेंगे, फिर परचेज में क्या घटाएंगे बेटा? परचेज रिटर्न। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? क्रय वापसी। क्रय वापसी। तो क्रय में से क्या घटाया? क्रय वापसी जो आया 88,200 मैंने कहाँ पर लिख दिया? 2 वाली साइड में। दो चीजें हो गई, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। परचेज में क्या घटाएंगे? परचेज रिटर्न। बाय में क्या लिखेंगे बेटा? सेल्स। बाय में क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स कितनी है? 1,30,000 रुपए की। लेकिन इस सेल्स में से बेटा क्या घटाएंगे? सेल्स का रिटर्न। देखते हैं बेटा सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में कितना गिवन है। सेल्स रिटर्न कितना है बेटा? मतलब बिक्री वापसी कितने की है बेटा? 600 रुपए की। 600 की क्या बेटा? बिक्री वापसी। तो बिक्री वापसी घटा देते हैं भाई इसमें से। सेल्स में से 600 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 1,00,000। मैं थोड़ा पतला वाला पेन ले लेता हूँ। 1,29,400। कितना आएगा बेटा? 1,29,400 रुपए। तो 4 आइटम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। बस याद रखना परचेज में से परचेज का रिटर्न घटाते हैं, क्रय में से क्रय वापसी घटाना है, विक्रय में से विक्रय वापसी घटाना है। इतना कर सकते हो? हाँ जी सर, इतना हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटा? और देखते हैं कौन सा आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकता है। मैंने बताया था बेटा। तो देखो भाई, रहतिया हो चुका, क्रय हो चुका, आंतरिक भाड़ा ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। आंतरिक भाड़ा मतलब कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड ढूंढते हैं भाई, कितना है कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड 1250। अब क्या करना है? अब हमें करना है जी भैया इसका टोटल, और हमें क्या निकालना है? अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,29,400 में हम क्या जोड़ेंगे? 12,000 रुपए जोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? हमारे पास आएगा 1,41,400। 1,41,400 कितना आएगा बेटा? 1,41,400। ये तो सब जानते होंगे बेटा। ये कैसे निकाला भाई हमने? हमने क्रेडिट वाले साइड का टोटल कर लिया दोनों आइटम का। किस किस का? सेल्स 1,29,400 प्लस 12,000, तो 1,41,400, 1,41,400। अब हम डेबिट को जोड़कर घटाएंगे, जो बचकर आएगा वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है बेटा? वो ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे? 1,41,400 में से हम इन तीनों को जोड़कर घटाएंगे। जब आप इन तीनों को जोड़कर घटाओगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा? तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1,00,000, सॉरी, ये हमारे पास क्या बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 35,950 रुपए। 35,950। 1,41,400 में से 16,000 घटाने हैं, 88,200 घटाने हैं और 1,250 घटाने हैं। पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1,41,400 में से घटाएंगे तो 35,950 हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। करने का पैटर्न बेटा यही है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, फिर आप क्या बनाओगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट करनी होती है। बच्चे कुछ आइटम बाद में, पहले हम क्या करेंगे बेटा इसमें? एडजस्टमेंट। तो 1,35,950 हमारे पास क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट 35,950 हमारा क्या आ गया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और उसका क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन। तो एक एक करके एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। जपा कर जपा कर। तो पहली एडजस्टमेंट बेटा हमारे पास क्या है? पूंजी पर प्रति वर्ष ब्याज कितना गिवन है? 5%। पूंजी पर 5% हमें क्या लगाना है? ब्याज। पूंजी पर ब्याज बेटा हमारा खर्चा होता है, याद रखना। पूंजी पर ब्याज खर्च है और दो जगह पर जाएगा। ये कहाँ कहाँ पर जाएगा? पूंजी पर ब्याज एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 वाली साइड में और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड में। पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है। पूंजी पर हमें क्या करना है बेटा? 5% ब्याज लगाना है। और पूंजी हमारे पास गिवन है
25,000 की। तो 25,000 का अगर आप 5% निकालोगे, 25,000 रुपये का 5% अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है बेटा 1250 रुपये, 1250। और ये दो जगह पर हमें लिखना होता है, सबको पता है एडजस्टमेंट दो जगह पर जाती है। तो दूसरा कहाँ पर जाएगा, ये पूंजी पर जो ब्याज है दूसरा कहाँ पर जाएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है बेटा बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। कैपिटल से हम क्या माइनस करते हैं, ड्राइंग। क्या माइनस करते हैं बेटा, ड्राइंग। क्या प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट। सबको आता है बेटा इतना कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, माइनस करेंगे ड्राइंग, और प्लस क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट। और माइनस क्या करेंगे बेटा हम इसमें से, क्या माइनस, सॉरी क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहला काम है आप एक एक एडजस्टमेंट लो और उसकी एडजस्टमेंट करते चले जाओ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दो जगह पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंदर एक एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई बेटा। दूसरी एडजस्टमेंट क्या दे रखी है भाई क्वेश्चन में, दूसरी एडजस्टमेंट बेटा क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है, दूसरी एडजस्टमेंट जो आपके पास दे रखी है वो है बेटा वेतन के 800 रुपए देने बाकी हैं। इसे हम बोलते हैं आउट स्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलते हैं बेटा, आउट स्टैंडिंग सैलरी। और इसका क्या करेंगे, आउट स्टैंडिंग सैलरी बेटा दो जगह पर आती है। एक तो आप लिखोगे टू में सैलरी, जो क्वेश्चन में सैलरी गिवन है, वेतन गिवन है, वो लिखेंगे 8,200 रुपये। प्लस जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है उसे सैलरी में जोड़ दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में जुड़ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है देने बाकी है, देना बाकी है। 8,200 रुपये कहाँ से लेकर आपने सैलरी बताइए, जो क्वेश्चन में गिवन है 8,200। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, जो सैलरी देनी बाकी है। कितनी सैलरी देनी बाकी है भाई, 8, कितनी सैलरी देनी बाकी है, सैलरी के 800 रुपये देने बाकी हैं। तो सैलरी तो है प्लस 800 रुपये देने बाकी हैं। तो टोटल बेटा सैलरी कितनी हो गई, 9,000 रुपये की। अब बारी है सर दूसरी जगह पर कहाँ पर जाएगी, ये 800 रुपये सैलरी के देने बाकी हैं, तो ये जो बाकी है देना बेटा ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है ये, 800 रुपये। तो कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी चीज़ देनी बाकी हो, उसकी दो चीज़ें होंगी। मान लो कमीशन देना बाकी है तो कमीशन में जोड़ लेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देंगे। रेंट अगर देना बाकी है तो रेंट में जोड़ देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देंगे। जो भी चीज़ देनी बाकी होती है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक तो लायबिलिटी में लिखी जाती है, दूसरा उस खर्च के साथ जोड़ दिया जाता है। जो भी खर्च है उसी में जोड़ दिया जाता है। जैसे सैलरी बाकी थी तो सैलरी में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो दूसरी एडजस्टमेंट बेटा हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट क्या है, बीमे के 150 पूर्व दत्त हैं, है ना। बीमे के 150 क्या, पूर्व दत्त। पूर्व दत्त का मतलब होता है बेटा प्रीपेड। पूर्व दत्त का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। प्रीपेड है तो बीमे में से क्या करेंगे बेटा हम 150 रुपए माइनस कर देंगे। तो पहले हम ढूंढेंगे बीमा है कितने का। बीमे का मतलब बेटा क्या होता है, इंश्योरेंस। 1,500 का इंश्योरेंस है जिसमें से 150 का क्या है बेटा, प्रीपेड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें पता है इंश्योरेंस क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,500 रुपए माइनस करेंगे प्रीपेड 150 रुपए, तो कितना हो गया बेटा ये 1,350 रुपए। दूसरा सर ये प्रीपेड वाला कहाँ पर आएगा, जो प्रीपेड है ये कहाँ पर आएगा, जो प्रीपेड होता है क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह पर लिखनी है। प्रीपेड हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। जिन्होंने मेरी एडजस्टमेंट वाली क्लास ली है उन्हें मैंने समझाया था कि जो प्रीपेड है वो कहाँ पर आता है, एसेट्स के अंदर। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पर आएगा, एसेट्स में। कितने का, जो सिर्फ प्रीपेड वाला अमाउंट है 150 रुपए का। आउटस्टैंडिंग वाला लाइबिलिटी में और प्रीपेड वाला कहाँ पर लिखेंगे, एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और प्रीपेड कहाँ लिखेंगे बेटा, हम इसे एसेट्स में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों, हाँ जी सर इतनी बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गई है। अब 3 का आगे वाला पार्ट क्या है, भवन पर 2% और मशीनरी पर 10% क्या लगाना है, हाश लगाना है। हाश का मतलब डेप्रिसिएशन, तो भैया ये भी दो जगह पर जाएगा, भवन पर 2 और मशीन पर 10%। तो देखते हैं भवन पर कितना लगाना, 2%। तो 24,000 का 2% निकालोगे, 2% कैसे निकालते हैं बेटा, 24,000 की 200 गुणा और 100 से डिवाइड, तो ये 480 रुपए आपके पास आ जाएगा 2%। मशीनरी पर कितना लगाना है, 10%, ये कितना आ जाएगा 1,000 रुपए। तो क्या करेंगे, भवन का जो डेप्रिसिएशन है और जो मशीन का डेप्रिसिएशन है हाश, इसे हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट लिख देंगे। कहां पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भवन को बोलते हैं बिल्डिंग, 480 रुपए का डेप्रिसिएशन, और मशीन पर 10% यानी कि 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। टोटल कितना हो गया, 1480
80 रुपए का डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मशीन और भवन नहीं आएंगे, सिर्फ उनका डेप्रिसिएशन आएगा, हाश आएगा 2% और 10%। दूसरा कहाँ पर जाएगा, जब आप बिल्डिंग यहाँ पर लिखो बेटा, बिल्डिंग तो हमारी क्या आती है, एसेट्स में आती है, तो दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा बेटा। ये बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जब बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग, और दूसरा क्या बेटा आपका, मशीन। तो बिल्डिंग कितने की थी भाई क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। बिल्डिंग थी हमारे पास, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, बिल्डिंग थी मेरे बच्चे हमारे पास 24,000 रुपए की और भवन थे 10,000 रुपए के। बिल्डिंग थी 24,000 रुपए की और भवन थे 10,000 रुपए के। बिल्डिंग 24,000 रुपए की थी और भवन 10,000 रुपए का था, पर दोनों में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, एक में से 480 रुपए, तो कितना बचा ये 23,520 रुपए, और यहाँ पर 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन घटाओगे तो ये कितना बचा, सिर्फ 9,000 रुपए। तो आपने क्या करना है, बिल्डिंग में से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन घटाकर लिखना है, मशीन में से मशीन का डेप्रिसिएशन घटाकर लिखना, कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट समझ गए, दो जगह पर जाएगी, जितना डेप्रिसिएशन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड में, और बैलेंस शीट में से क्या करेंगे, उन संपत्तियों में से घटा देंगे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट्स में से घटाकर तब लिखते हैं, बैलेंस शीट में घटाकर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, क्या, डेप्रिसिएशन को। तीन एडजस्टमेंट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एडजस्टमेंट नंबर 4 और आखिरी, अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान 5% है और 200 रुपए का कमीशन मिलना बाकी है। अभी अशोध्य ऋण पर चलते हैं, उससे पहले 200 रुपए का कमीशन मिलना बाकी है, मिलना बाकी है। तो देखो बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कमीशन दे रखा है 750 रुपए का। मैंने बताया चूंकि क्रेडिट में है, इसका मतलब ये मिलेगा 750 रुपए, और ये मिलेगा तो हम कहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन कहाँ पर लिखेंगे बेटा, बाय वाली साइड, बाय कमीशन। कितने का, 750 रुपए का, और लिखेगा कुछ मिलना बाकी है। जो मिलना बाकी होता है उसे आप आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि मिलना बाकी है तो एक्कर्ड बोला जाता है, एक्कर्ड कमीशन। कितना मिलना बाकी है बेटा, 200 रुपए आपको एक्कर्ड कमीशन है, 200 रुपए कमीशन के मिलने बाकी हैं। तो टोटल कितना कमीशन हो गया, 950। जो कमीशन, कभी बेटा कोई भी इनकम अगर मिलनी बाकी है तो एक तो वो इनकम में जुड़ जाती है, कमीशन मिलना बाकी है तो कमीशन में जोड़ दो, रेंट मिलना बाकी तो रेंट में जोड़ दो। चूंकि मिलना बाकी है तो पहले तो आय वाली साइड में आएगा, क्योंकि कमीशन मैंने पहले बताया था इनकम है, बाय में लिखी थी तो इनकम थी तो, और मिलनी बाकी थी, दोनों को जोड़कर लिख दिया। और जो मिलना बाकी है वो दूसरा हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है। इसका नाम क्या होता है बेटा, ACCRUED, एक्कर्ड कमीशन। कमीशन मिलना बाकी है, कितना कमीशन मिलना बाकी है भाई, 200 रुपए का एसेट्स में आता है। जो चीज़ें मिलनी बाकी होती हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं। तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट भी हो गई, और बिल्कुल लास्ट हमारे पास एक एडजस्टमेंट बची है, वो है बेटा आपके पास क्या, अशोध्य ऋणों के लिए देनदार पर 5% हमें क्या लगाना है, प्रोविजन लगाना है, 5% प्रोविजन लगाना है। तो इसे थोड़ा समझते हैं, ये सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट होती है बैड डेप्ट वाली। इसमें 4 आइटम एक साथ लिखे जाते हैं। सबसे पहले बैड डेप्ट, अशोध्य ऋण, ये ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं बेटा आपको। ऐड करते हैं न्यू वाले बैड डेप्ट, ये एडजस्टमेंट में होने चाहिए। न्यू वाले प्रोविजन ये एडजस्टमेंट में होना चाहिए, और लेस ओल्ड वाले प्रोविजन ये भी कहाँ पर होते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं बेटा। उसमें दो चीजें होती हैं, बैड डेप्ट और ओल्ड प्रोविजन। ये दोनों हमें कहाँ से ढूंढने होते हैं, ट्रायल बैलेंस से। एक ट्रायल बैलेंस का बैड डेप्ट मतलब अशोध्य ऋण, और ट्रायल बैलेंस के प्रोविजन, है ना, यानी कि जो आपके पास समायोजन थी। तो ट्रायल बैलेंस था बेटा, ट्रायल बैलेंस से दोनों आइटम ढूंढते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर कहाँ पर हमें गिवन है बेटा क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं जाता हूँ और मैंने देखा भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर अशोध्य ऋण 300 रुपए के मुझे पहले से ही दे रखे हैं, और एक अशोध्य ऋणों पर प्रावधान बेटा कितना दे रखा है, 400 रुपए का दे रखा है। अशोध्य ऋण 300, अशोध्य ऋणों पर प्रावधान 400, अशोध्य ऋण 300, ये भी ट्रायल बैलेंस से लिखना होता है, अशोध्य ऋणों पर प्रावधान 400। ये दोनों आइटम बेटा ट्रायल बैलेंस से ढूंढते हैं। एक है न्यू बैड डेप्ट, ये एडजस्टमेंट में होता है। ये क्वेश्चन में नए वाले बैड डेप्ट या नए अशुद्ध ऋण नहीं दे रखे, ये एडजस्टमेंट में लिखा होता है। और नया प्रोविजन, नया प्रावधान, ये एडजस्टमेंट में दे रखा कितना, 5%। और ये 5% हमें किसका निकालना होता है, हमेशा याद रखना, देनदार का 5% निकालना होता है। देनदार हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है, देनदार बेटा हमारे पास 17,000 रुपये, टाइपिंग में छूट गया था ये, देनदार बेटा हमारे पास 17,000 रुपये के देनदार।
तो इसका 5% हमें क्या लगाना है बेटा, प्रोविज़न। 17,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो ये आपके पास आएगा 850 रुपये, 850 रुपये। तो पूरी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले बैड डेब्ट लिखते हैं ट्रायल बैलेंस से, लास्ट वाला ओल्ड प्रोविजन लिखते हैं ट्रायल बैलेंस से। न्यू बैड डेब्ट आपको मिलते हैं एडजस्टमेंट में, नया प्रोविजन आपको मिलता है एडजस्टमेंट में। ये नए के नाम से लिखा एन, न्यू प्रोविजन नया। ये शुरू के 3 को जोड़ना होता है, तो 850 प्लस 300 दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास बेटा आएगा 1150, इसमें से घटाएंगे 400 रुपये। अगर हम 1150 में से 400 रुपये घटाते हैं तो आपके पास आएगा 750 रुपये। ठीक है, शुरू के तीनों को जोड़ना है और आखिरी जो ओल्ड प्रोविजन है बेटा, पुराना वाला प्रावधान है, उसे घटाना है। तो तीनों को जोड़कर पुराना प्रावधान घटाएंगे तो 750 आपके पास आ जाएगा। एडजस्टमेंट आपके पास सारी हो गई। अब हमेशा करने का यही तरीका है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसकी दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ पर होती है, बैलेंस शीट के अंदर। जब आप डेटर्स लिखोगे, बैलेंस शीट में डेटर लिखोगे 17,000 रुपये के, तो डेटर में से दो चीज़ें घटानी होती हैं, एक पुराना वाला, सॉरी नया वाला बैड डेब्ट, नया वाला प्रोविजन। तो नया बैड डेब्ट तो है नहीं बेटा क्वेश्चन में, नया बैड एडजस्टमेंट में होता है, सिर्फ नया प्रोविजन है 850 का, तो वो घटा देंगे। आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, 16,150 रुपये। तो सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अब जो बचे कुछ आइटम हैं वो ढूंढ लेते हैं, कौन कौन सा आइटम जो लिखना भी बाकी है उसे लिखेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रहितियाँ हो गया, क्रय हो गया, आंतरिक भाड़ा हो गया, विक्रय हो गया, बीमा हो गया, व्यापारिक व्यय, ये कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। व्यापारिक व्यय कितने के हमें व्यापारिक व्यय कहेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में व्यापारिक व्यय। और व्यापारिक व्यय का नाम क्या होता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस कितने के थे, थोड़ा सा अमाउंट भूल गया मैं, चलो अभी देख के लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंदर, व्यापारिक व्यय 3600 रुपये के, ठीक है। आगे देखते हैं, वेतन हो चुका, देनदार हो चुके, अशुद्ध ऋण हो चुका, भवन हो चुका, मशीन हो चुका, आहरण। आहरण कहाँ पर आता है बेटा, कैपिटल से माइनस करते हैं 4,000 रुपये। प्राप्य बिल संपत्ति में लिखते हैं 4,500 रुपये। तो एक एक करके आइटम को लिख लेते हैं। व्यापारिक व्यय 3,600 है, व्यापारिक व्यय 3,600 है और आहरण 4,000 रुपये। व्यापारिक व्यय 3,600 है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंस 3,600, और आहरण, आहरण का मतलब ड्राइंग, ड्राइंग को हम क्या करते हैं बेटा, कैपिटल से माइनस 4,000। ये कैपिटल से क्या होंगे, माइनस होंगे। अब और कौन सा आइटम बचा है, एक एक करके और देख लेते हैं। हमारे पास दो आइटम और बचे थे। एक बचा है बेटा आपके पास प्राप्य बिल, यानी इसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल, 4,500 संपत्ति में, नगद 1,400 संपत्ति में। 4,500 और 1,400 संपत्ति में लिखेंगे बेटा हम इस चीज़ को। तो आते हैं 1,400 और 4,500 बिल रिसीवेबल और कैश। उसके अलावा और देखते हैं कौन से आइटम हमारे पास और बचे हैं। मोस्टली क्वेश्चन हो चुका है। बिक्री हो गया, क्रय वापसी हो गया, कटौती रह गया बेटा, कटौती में डिस्काउंट रिसीव, ये कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बाय वाली साइड में। डिस्काउंट रिसीव कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बाय वाली साइड। बाय डिस्काउंट रिसीव 400 रुपये। और कौन सा आइटम बचा है बेटा हमारे पास, ढूंढते हैं क्वेश्चन में से। प्रावधान हो चुका, पूंजी आएगा, पूंजी 25,000 रुपये की, बैंक लोन 4,400 का, लेनदार 1,600 रुपये के। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आनी हैं। क्या क्या चीज़ें बेटा, ये पूंजी है, ये कहाँ पर आएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। तो सारे आइटम जो ये गिवन है उन्हें बेटा मैं एक एक करके लिख देता हूँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंदर। क्या क्या है बेटा, पूंजी, पूंजी का मतलब कैपिटल, यानी कि 25,000 रुपये। और क्या चीज़ें बेटा पूंजी के अलावा जो आपके पास आनी है, बैंक ऋण, यानी कि बैंक लोन है, बैंक का लोन कितना है, 4,400 रुपये का। और क्या है बेटा आपके पास, लेनदार, लेनदार मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने के बेटा आपके पास, 11,600 रुपये के। बिल पेबल, बिल पेबल कितने के बेटा, 2,000 रुपये के। इस तरह से बेटा आपने क्या किया, सारे आइटम यहाँ पर लिख दिए। अब एक एक का आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंसर किसका निकालेंगे बेटा हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ ही चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए
पहले हम इस साइड का टोटल कर लेंगे, टोटल उसमें से फिर अपोजिट के टोटल को घटाएंगे। तो टोटल करते हैं और घटाते हैं बेटा। अब बेटा हमें करना है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमारे पास आ चुका है। कितना है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास? 35,950, जो हम लिख चुके थे बेटा कहाँ पर, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इसका जो टोटल आएगा बेटा वो आएगा आपके पास 37,300। 37,300, इस 37,300 में से आप सब कुछ डेबिट जोड़कर घटाओगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा 19,870 रुपये। अब हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में बेटा जो कैपिटल है वो 25 नहीं है, वो 32,000 रुपये है। मैंने बेटा बाई मिस्टेक 25 लिख दी थी, वो टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, वो 32,000 रुपये की कैपिटल है। 32,000 रुपये लिखेंगे। इस कैपिटल में 32 में 4,000 की ड्राइंग घटाएंगे, नेट प्रॉफिट 19,870 जोड़ेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ेंगे, ये आएगा 42,120 रुपये। अब अगर आप लाइबिलिटी का टोटल करोगे वो आपके पास आएगा 66,920 रुपये। सेम एज आप एसेट्स का टोटल करोगे वो आपके पास आएगा 66,920 रुपये। तो इस हिसाब से अब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, 2 बार सीख लिया, वीडियो को आप पॉज कर करके दोबारा कर करके सुन सकते हो ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाता है तो बेटा इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। ऐसे एक बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 2021 का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो को अपने मैंने कहा फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पता लगे कि आपके टीचर कितना बेस्ट पढ़ाते हैं और जहाँ वो ट्यूशन में पैसे वेस्ट करते हैं वो कितने बेकार वेस्ट कर रहे हैं। चलिएगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।